जो हमारा टॉपिक है वो उत्तर मुगल काल है और उत्तर मुगल काल को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो उत्तर मुगल काल में जो पहला बादशाह बनता है वो था मुअज्जम। देखिए, मैंने आपको बताया था कि मुअज्जम औरंगजेब का ही बेटा था, पर जब ये राजा बनता है तो जब जो बंदा राजा बनता है वो अपना नया नाम रखता है। तो इसने अपना नाम क्या रखा था? बहादुर शाह। देखिए, जो मुअज्जम था उसको इतनी भी जानकारी नहीं थी कि मेरा राज्य है, जो मेरा एम्पायर है वो कहाँ तक है, मेरी सीमाएं कहाँ तक हैं। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? साए बेखबर। जो इसको नाम मिला था वो मिला था साए बेखबर। क्यों मिला था? क्योंकि इसको अपने एम्पायर यानी साम्राज्य के बारे में ही पता नहीं था। तो इसको जो नाम मिला था साए बेखबर। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्या है? बहादुर शाह को किस नाम से जाना जाता है? साए बेखबर से। मुअज्जम उसका असली नाम था। देखिए, साए बेखबर के बाद अगला जो राजा बनता है वो जहांदार शाह बनता है। कौन बनता है? जहांदार शाह। देखिए, जहांदार शाह जो राजा बनता है वो सैयद बंधुओं की मदद से बनता है। सैयद बंधु दो भाई थे, उनकी मदद से जहांदार शाह नया राजा बनता है। सैयद बंधु, इन सैयद बंधु को नृप निर्माता भी कहते हैं। नृप निर्माता। ठीक है, ठीक है, नृप का मतलब होता है राजा। ठीक है, पर जहांदार शाह जो था वो बहुत ही दानी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वो इतना दान करता था कि कोई अगर उसके दर पे आया तो उसको खजाना से लुटा दे, इतना दान करता था। तो उसकी जो नीति थी उस कारण उसको नाम मिला था लंपट मूर्ख का। किसका? लंपट मूर्ख का। ठीक है, सैयद बंधु की सहायता से ये राजा बना था और सैयद बंधु ने इसकी हत्या करके अगला राजा फर्रुख सियर को बना दिया था। फर्रुख सियर। देखिए, फर्रुख सियर इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि जब फर्रुख सियर राजा बना था तो आपके मराठा साम्राज्य में छत्रपति साहूजी महाराज क्या कहते हैं? राजा बने थे और उन्होंने पेशवा बनाया था अपना बालाजी विश्वनाथ को। और बालाजी विश्वनाथ फर्रुख सियर के दरबार में आते हैं और दरबार में आके उनसे छत्रपति साहू महाराज को राजा की उपाधि देने के लिए, मतलब राजा मानने के लिए क्या कहते हैं? संधि प्रस्ताव करते हैं। तो ये मराठाओं को 1717 में क्या कहते हैं? छत्रपति साहू महाराज को वो दे देते हैं कि ये अब क्या कहते हैं? मराठा साम्राज्य के राजा हैं। तो उसको मैग्ना कार्टा कहा गया। मैग्ना कार्टा। देखिए, फर्रुख सियर को एक बीमारी हो गई थी चेचक की। किसकी? चेचक, स्मॉल पॉक्स। और ये हमारे जो देश के वैद्य और हकीम थे वो इस बीमारी को ठीक नहीं कर पाए। तब अंग्रेजों ने अपना एक डॉक्टर हैमिल्टन फर्रुख सियर के चेचक की बीमारी दूर करने के लिए भेजा था। कौन सा भेजा था? हैमिल्टन। हैमिल्टन। ठीक है, और जब हैमिल्टन ने क्या कहा? फर्रुख सियर की बीमारी ठीक कर दी थी, तो जो क्या कहते हैं? अंग्रेजों ने इनसे मांग करी थी कि हमें व्यापार में छूट दे दी जाए और हमसे टैक्स नहीं लिया जाए। तो 1717 में ही अंग्रेजों को व्यापारिक छूट मिलती है, जिसे अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या बोलते हैं? मैग्ना। अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा कहते हैं।
देखिए, पर ये जो व्यक्ति था ये लड़ाई वगैरह में ज़्यादा वो नहीं करता था और लड़ाइयों से बचता रहता था। तो जब इन सबको नाम मिल रहे हैं, जैसे बहादुर शाह को शाही बेखबर का नाम मिला, राधार शाह को लंपट मूर्ख का नाम मिला, तो इस व्यक्ति को भी तो कोई ना कोई टाइटल मिलना चाहिए। तो इस फर्रुखसियर को जो टाइटल मिला था वो मिला था घृणित कायर का। किसका? घृणित कायर का। इसका मिला घृणित कायर का, घृणित कायर का। पता है, इस बंदे की बेइज्जती ही कर दी, कुछ भी इज्जत नहीं छोड़ी। घृणित कायर, डरा हुआ व्यक्ति। ठीक है, अगला जो राजा बनता है आपका वो मोहम्मद शाह बनता है। आप ये नोट करो, फिर मोहम्मद शाह के बारे में बताते हैं। ठीक है, देखिए अगला राजा जो बनता है वो मोहम्मद शाह बनता है। मोहम्मद अपने आप कर लेना। देखिए, जो मोहम्मद शाह होता है उसका असली नाम है रोशन अख्तर। असली नाम क्या? रोशन अख्तर। रोशन अख्तर। देखिए, मोहम्मद शाह बहुत ही रंगीन दिमाग का व्यक्ति था, रंगीला व्यक्ति था। रंगीला व्यक्ति आई मीन्स ये जहांगीर से भी ज़्यादा रंगीन था। मतलब दिन भर ऑर्केस्ट्राओं के पीछे रहना, कभी क्या कहते हैं घाघरा पहन के आ जाना या कुछ ऐसी हरकतें करना, तो इसको क्या कहते हैं रंगीला बादशाह कहा गया। हर एक को टाइटल मिल रहा है नया नया। इस बंदे को टाइटल जो मिला था वो मिला था रंगीला बादशाह। और ये क्या कहते हैं हमेशा रंगीन दिमाग में, हमेशा नाच गाने और उन्हीं में रहता था। तो इसको जो नया टाइटल मिला किसका? रंगीला बादशाह। रंगीला बादशाह। देखिए आगे की बात करते हैं। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी बाजीराव मस्तानी। वो जो बाजीराव थे वे मराठा साम्राज्य के पेशवा थे, द्वितीय पेशवा। और उन्होंने क्या कहते हैं 1737 में मोहम्मद शाह पे आक्रमण कर दिया था अपने 500 घुड़सवारों के साथ। कब? 1737 में बाजीराव प्रथम फर्स्ट 500 घुड़सवारों के साथ मतलब हॉर्स राइडर जो होते हैं उनके साथ आक्रमण कर दिया था दिल्ली पे। और जब दिल्ली पे आक्रमण कर दिया तो मोहम्मद शाह को इन्होंने हरा के क्या कहते हैं इनसे संधि करी थी। संधि क्या करी थी कि तुम मुझे चौथ दोगे। और पहले तो क्या कहते हैं बाजीराव प्रथम ने दिल्ली में सामान वामान भी लूटा, मतलब धन वगैरह एकत्रित करा जो खजाना था। उसके बाद इनसे एक संधि करी कि जब तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, मतलब युद्ध वगैरह की, हम तुम्हें युद्ध के लिए सहायता प्रदान करेंगे, तो हमें उसके लिए चौथ दो, जो एक टैक्स होता है। और इनसे 5 लाख रुपये ईयरली टैक्स लिया। किसका? 5 लाख ईयरली टैक्स लेते थे इनसे कि तुम मुझे टैक्स दो और मैं तुम्हारी क्या कि मैं युद्ध में सहायता करूंगा। पर 1739 में ही नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है। और नादिर शाह का इतना घातक आक्रमण होता है कि वो दिल्ली की प्रजा और सभी आदमियों को एक लंग से कटवा रहा था। इसके डर के मारे मोहम्मद शाह दरबार छोड़ के भी चला गया था, मतलब किले को छोड़ के चला गया था और बाजीराव से सहायता मांगी, पर बाजीराव ने सहायता नहीं करी। इस कारण नादिर शाह ने दिल्ली के सारा खजाना लूटा। और दिल्ली में मैंने आपको बताया था कि शाहजहाँ के वक्त में एक मयूर सिंहासन बना हुआ था जिसमें कोहिनूर हीरा भी लगा हुआ था। वो उस मयूर सिंहासन को भी अपने साथ क्या कहते हैं ईरान ले गया था। ठीक है, नादिर शाह के साथ। ठीक है, और मोहम्मद शाह के समय ही इसके राज्य का टूटना भी चालू हो गया था धीरे धीरे। इसके समय 3 बड़े राज्य बने, जिसमें से एक था बंगाल, एक था अवध और एक था हैदराबाद। ठीक है,
तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका मोहम्मद शाह पढ़ना। ठीक है, मोहम्मद शाह के बारे में मैंने इतनी सारी बातें बताई। अगला जो राजा है वो है आपका अहमद शाह। ठीक है, जब अहमद शाह राजा बनता है तो उसको अपने राज्य चलाने के लिए बिल्कुल भी धन नहीं था, क्योंकि पहले बाजीराव प्रथम ले गए और बाद में नादिर शाह क्या कहते हैं धन को ले गया। तो इसके समय राज्य चलाने के लिए मुगल जो सामान था, जो बहुत मतलब जैसे बड़े घराने होते हैं उनमें बड़ी बड़ी एंटिक चीज़ें और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अकबर की तलवारें हुई, हुमायूं की तलवारें हुई, उनके सिंहासन हुए, और क्या कहते हैं मुकुट वगैरह हुए, और क्या कहते हैं पेश कीमती वस्त्र वगैरह हुए, सबकी बोली लगाई गई। तो अहमद शाह के समय क्या कहते हैं सामान की बिक्री हुई थी। खरीदार बैठे हुए हैं, ये बेच रहे हैं कि ले जाओ, ये सिंहासन है अकबर का साइड वाला सिंहासन, ये रूम है उनका, कमरा है, कमरे में क्या है बेड पड़ा हुआ है, ले जाओ सब ले जाओ, घाघरा ले जाओ, नूरजहां का सब चीज़ ले जाओ। तो इसके समय क्या हुआ, सामान की बिक्री हुई, किसकी, मुगल सामान की बिक्री हुई, यानी सेल लगी। ठीक है, चलो इतना सारा नोट करा, समझ में आया, इसे क्लियर करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगला राजा बनता वो होता है आपका आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखो कि प्लासी की जो युद्ध हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी 1757, वो बस इसी के समय हुई थी। पर उस युद्ध में इसका दूर दूर तक कोई भी हाथ पैर कुछ भी नहीं था, तो ये इज नॉट इम्पोर्टेंट मोर देन, बस इसके टाइम में क्या याद रखना कि बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी, और 1757। जब आपको मैं मॉडर्न हिस्ट्री में बंगाल पढ़ाऊंगा तो मैं बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर सब कुछ डिटेल में उसमें बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद जो अगला राजा बनता है, देखिए इस टाइम तक हाँ ठीक है, अगला जो राजा बनता है आपका वो बनता है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, ठीक है, शाह आलम द्वितीय जो था, इसके बाद बैटल ऑफ बक्सर होती है। क्या होती है, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर से पहले थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत। ठीक है, जो कि अफगानों के और मराठाओं के बीच में होती है, और इसमें मराठा हार भी जाते हैं। पर उससे पहले अफगान जो थे वो उन्होंने दिल्ली पे हमला किया था, जिस वजह से शाह आलम वहाँ से भाग गया था, और बाद में मराठाओं ने इसे दोबारा राजा बनाया। उसके बाद 1761 में ये वॉर हुई थी, और 1764 में आपकी बैटल ऑफ बक्सर हुई, जिस बक्सर के युद्ध में बंगाल से एक क्या कहते हैं मीर कासिम को नवाब पद से हटा दिया था। मीर कासिम ने अवध के राजा शुजाउद्दौला और दिल्ली के सुल्तान शाह आलम द्वितीय के साथ तिलकुटी सेना बनाई, और बैटल ऑफ बक्सर में क्या कहते हैं शाह आलम द्वितीय ने अगुवाई कर दी, क्योंकि मैं राजा हूँ दिल्ली का तो मैं ही अगुवाई करूंगा। तो तिलकुटी सेना की अगुवाई करके अंग्रेजों से लड़ने के लिए चल दिया, जिसमें अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो क्या कहते हैं अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष करा हुआ था। उसने इन तिलकुटी सेनाओं को हरा दिया था, जिस कारण शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों के साथ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद करनी पड़ी। कौन सी? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि 1765 में। इस संधि के तहत इनसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी इनसे छीन ली गई। दीवानी मतलब रेवेन्यू टैक्स वगैरह का सिस्टम सब इनसे छीन लिया। इनसे कहा कि आप मुझे एक चीज़ बताओ कि आप यहाँ से कितना टैक्स कलेक्ट कर लेते हो। उसने कहा ठीक है हम 50 लाख कर लेते हैं। इसने कहा जैसे हम 50 लाख का टैक्स कलेक्ट करते हैं ईयरली, तो इसने कहा ठीक है मैं तुम्हें 60 लाख टैक्स देता हूँ, तुम प्रशासनिक व्यवस्था संभालो। कहाँ की? बंगाल,
बिहार और उड़ीसा की। ठीक है, 60 लाख रुपए मैं तुम्हें दूंगा और यहाँ से जो क्या कहते हैं सारे काम तुम करो और बाकी के मैं तुमसे क्या करूँगा, टैक्स मैं कलेक्ट करूँगा और तुम्हें 60 लाख रुपए हर साल पहुँचा दूंगा। जिसने कहा ठीक है भैया, टैक्स का काम तुम कर लो। उसके बाद ये ट्रीटी होती है। शाह आलम द्वितीय के बारे में इतनी बात। इससे जो अगला राजा बनता है ये तो लिख लिया होगा ना, या पोज कर लेना। देखिए, इससे जो अगला राजा बनता है वो बनता है अकबर द्वितीय। इसके टाइम में क्या हुआ, जैसे मैंने बताया कि शाह आलम द्वितीय को पेंशन भोगी बना दिया था अंग्रेजों ने कि तुम पेंशन लो, इतना हम तुम्हें देंगे, बाकी का टैक्स वगैरह हम ले लेंगे। तो जैसे उनको क्या कहूँ उस टाइम पे 60 लाख मिल रहा था, तो घटा के 30 और फिर 20 और फिर 10 ऐसे कम करते चले गए। और जब कम करते चले गए तो इन्होंने राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन रॉय को क्या कहते हैं ब्रिटेन भेजा था कि जाओ वहाँ की क्वीन से बात करो और जो मेरी क्या कहते हैं पेंशन इतनी कम हो गई है, मुझे राज्य चलाने में दिक्कत आ रही है, उसको इतनी बढ़ाओ। ठीक है, तो ये ब्रिटेन गए थे पर इनकी वहीं पे मृत्यु हो गई थी। और अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा का टाइटल दिया था, यानी उपाधि दी थी राजा की। ठीक है, अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को दी थी। ठीक है, इसके बारे में इतनी बात। टैक्स कम होता जा रहा है। ठीक है, इसके बाद जो नया राजा बनता है वो बहादुर शाह जफर, बहादुर द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर। ठीक है, देखिए बहादुर शाह जफर जो था वो, उसका जो शौक था वो था कविताएं लिखने का। वो कविताएं लिखता था, अपने काम में धुन रहता, मैं शांत व्यक्ति था। और इसके टाइम में आपको बताया पेंशन कम हो गई थी, तो इसके टाइम में 5 लाख, बाद में 1 लाख, इतनी कम हो गई। तो अपना राज्य कैसे चला भैया, इतनी सी में नहीं चल रहा था। दिल्ली क्या कहना, जो मुगल सल्तनत क्या कहना अटक से मतलब काबुल से लेके यहाँ नीचे दक्षिण तक, इधर लाहौर अफगानिस्तान से लेके नॉर्थ ईस्ट तक थी, वो अब सिमट के रह गई थी दिल्ली। दिल्ली बस, ओनली दिल्ली, दिल्ली पुरानी दिल्ली वाला हिसाब थी। तो इनको भी बहुत गुस्सा आ रहा था। इसी टाइम पे 1857 की बैटल होती है और 1857 की बैटल में 1857 क्रांति में सारे वो राज्य जिन पे अंग्रेजों ने शोषण करा था, जिनसे उनके राज्य छीन लिए थे, किसी को कुशासन की व्यवस्था लगा के, किसी के बच्चा ना होने की वजह से हड़प नीति के तहत, सब्सिडरी अलायंस के तहत, धार्मिक नीति कट और क्या सामाजिक विद्रोह के कारण जिन जिनसे राज्य छीन जाता तो सारी प्रजा इनके विरुद्ध हो गई थी। तो सबने विद्रोह करा और विद्रोह का जो नेतृत्व बना दिया वो बहादुर शाह जफर को बना दिया, यानी हेड बना दिया। और जब हेड बना दिया इनको, तो अंग्रेजों ने सिंधियाओं की मदद से और जितने भी कुछ हमारे यहाँ के राजा थे उनकी मदद से इस 1857 क्रांति को दबा दिया और बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया। कहाँ पे, हुमायूं के मकबरे में। ये हुमायूं के मकबरे में जाकर छुप गए थे, वहाँ से इनको पकड़ा और इनको क्या कहते हैं रंगून भेज दिया। रंगून जो कि आज म्यांमार में है, और वहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी 1862 में। और जो आपकी 1526 से लेके 1857 तक दिल्ली सल्तनत चली, उसका अंत बहादुर शाह जफर के वक्त में मुगल सल्तनत खत्म हो गई। ठीक है, इस मुगल सल्तनत में मैंने आपको बताया था कि एक उन्नति का काल था, यानी प्रोग्रेस का काल था, और एक डिक्रीजिंग का काल था। जो आपका 1526 से लेके 1707 औरंगजेब का टाइम था। इस टाइम में मुगल सल्तनत की बराबरी, मतलब क्या कहते हैं, हमेशा प्रोग्रेस होती रही, राज्य बनते रहे, आगे अपनी टेरिटरी बढ़ती रही, धन वगैरह आता रहा। उसके बाद जैसे ही 1707 में मुअज्जम राजा बना और बहादुर शाह जफर, ये घटता रहा और घट घट के
जो मुगल सल्तनत इतनी फैली हुई थी वो सिमट के इतनी सी रह गई, और उसका क्या हुआ, मुगल सल्तनत का भी क्या कहते हैं यहीं पे एंड हो गया। और इसके बाद जो क्या कहते हैं भारत पे राज हुआ वो अंग्रेजों का राज हुआ। तो मैंने पहले भी आपको क्लासेस कराई हैं सारी, उसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं मुगल सल्तनत में, जैसे अंग्रेजों के समय में आए हुए वो मुगलों के समय में आए हुए अंग्रेज, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये तो नोट हो गया होगा। अब लिखें, प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ बताता हूँ। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अंग्रेजों के मुगलों के समय में आए हुए अंग्रेज, तो सबसे पहला जो अंग्रेज था वो था रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच, ये जो रॉल्फ फिंच था ये जो अंग्रेज था ये आया था अकबर के समय। और ये अकबर को मिला था गुजरात में, जब 57-2 में अकबर ने गुजरात अभियान करा था, तो वहाँ रॉल्फ फिंच अकबर से मिला था, जिसने उसे समुद्र दिखाया था। रॉल्फ फिंच ने अकबर को समुद्र दिखाया था सबसे पहली बार, और अकबर समुद्र देख के ऐसा हैरान हो गया था, क्योंकि यमुना नदी तो थोड़ी सी बहती है, ज़्यादा बड़ी उसकी लेंथ नहीं है, और समुद्र की तो कोई और छोर नहीं थी, तो वो देख के बड़ा हैरान हुआ। और उसने कहा कि जितना बड़ा ये है उतने बड़ा मैं एक दरवाज़ा बनवाऊंगा जाके अपनी सल्तनत में। तो गुजरात से जब वापस आया था फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा ये बनवाता है। ठीक है, उसके बाद जो आता है देखो, रॉल्फ फिंच ने वहाँ पे जाके ब्रिटेन में जाके अपने राजा को बताया कि देखिए वहाँ पे एक बहुत अच्छा किंग है अकबर, और आप व्यापार करें वहाँ से। और व्यापार करने के लिए उसने फिर अगला वो भेजा कैप्टन हॉकिंस को। कैप्टन हॉकिंस, ठीक है। पर जब कैप्टन हॉकिंस भारत में आया तो उस वक्त तक अकबर खत्म हो चुका था, और अकबर की जगह राज्य कर रहा था जहांगीर। पर जहांगीर जो था उसकी अपने बाप से बनती नहीं थी। कैप्टन हॉकिंस ने आके बहुत अच्छी बातें कही, मतलब बहुत अच्छा पत्र पढ़ा, और बाद में कहने लगा कि अकबर की जय हो, मतलब उसने समझा कि जहांगीर नहीं वो अकबर ही है। तो जहांगीर ने उसको व्यापारिक छूट तो दी नहीं, पर उसको इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस तो फेल हो गए। उसके बाद आए थे टॉमस रो। ठीक है, किसके दरबार में आए थे, ये भी जहांगीर के दरबार में आए थे, और इनको व्यापारिक छूट मिल गई थी। ठीक है, देखिए जो पित्रा डेला बेला था ये इटली का रहने वाला था। ये सारे के सारे इंग्लिश थे। कौन थे, इंग्लिश, ब्रिटेन के। ठीक है, और ये जो था ये आपका इटली से था, जहांगीर के दरबार में आया था। और ये अगला है आपका ट्रेवेनियर, जो फ्रांस का था और शाहजहाँ के दरबार में आया था। और ये ट्रेवेनियर जो था वो पेशे से सोनार था, और जब सोनार था तो क्या कहते हैं शाहजहाँ ने इसको लगा दिया ताजमहल में कि भैया जा और सोने की कारीगरी कर ताजमहल के अंदर। तो ट्रेवेनियर जो था वो फ्रांस से आया था शाहजहाँ। वर्नियर जो था वो शाहजहाँ के दरबार में भी आया था और औरंगजेब के दरबार में भी आया था। ये और मनुची जो था वो औरंगजेब के दरबार में आया था, और मनुची तोपची था, यानी तोप कैनन जो चलाते हैं उसका हेड था, जिसको बोलते हैं मेरे आतिश। ये मनुची जो था वो मेरे आतिश भी था। ठीक है, तो वर्नियर और मनुची जो है वो आपके कौन है, इंग्लिश। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। मुगल समय में कुछ हमारे हिंदू धर्म की पुस्तकों को ट्रांसलेट किया गया था फारसी में। हमारी महाभारत को ट्रांसलेट करा गया, रामायण को ट्रांसलेट करा गया, गीता को, उपनिषद को, कुछ हिंदू कुछ बुक थी जैसे लीलावती, राज तरंगिणी, ये कुछ बुक थी, इनको ट्रांसलेट करा गया फारसी भाषा। तो आइए उनको देखते हैं कि किसने उनको ट्रांसलेट करा। ठीक है,
मुगल काल में जो हमारे हिंदू ग्रंथ थे उनको ट्रांसलेट करा गया अरबी भाषा में। तो जिन्होंने ट्रांसलेट करा उनके बारे में हम पढ़ते हैं। जो हमारा ग्रंथ है महाभारत, देखिए महाभारत का जो रियल नेम भी बोलते हैं उसे बोलते हैं जय संहिता। ठीक है, जो हमारी महाभारत है उसको फारसी में जिसने ट्रांसलेट करा था वो अबुल फजल थे, अबुल फजल। अकबर के दरबार में बदायूनी नामक एक लेखक और रहते थे, और बदायूनी जो था वो क्या कहते हैं, इस्लाम धर्म में प्रवणता, मतलब इस्लाम का हेड, मतलब जो कहते हैं उसमें गुरु जो कहते हैं वो इस्लाम का उस टाइम में गुरु भी था, जो है बदायूनी। प्लस फैजी, फैजी के बारे में मैंने बताया कि ये अबुल फजल का ही भाई था और ये भी नवरत्नों में शामिल था। अगली जो बात करते हैं वो हम अपनी रामायण की बात करते हैं। इसको जो ट्रांसलेट करा वो बदायूनी ने ट्रांसलेट करा। ठीक है, हमारे हिंदू धर्म में 4 वेद हैं, अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद और गंधर्व वेद। ठीक है, उसमें जो अर्थवेद है उसको इनके समय में ट्रांसलेट करा गया, किसको, अर्थवेद को। अर्थवेद को जिसने ट्रांसलेट करा वो बदायूनी था। प्लस फैजी। ठीक है, हमारी जो प्रिय पुस्तक है श्रीमद् भागवत गीता, उसका ट्रांसलेट जो किया था वो करा था दारा शिकोह ने। और दारा शिकोह कौन था, शाहजहां का बड़ा बेटा, औरंगजेब का बड़ा भाई। ठीक है, जो हमारा गीता है और हमारे उपनिषद हैं, वो किसने ट्रांसलेट करे थे, दारा शिकोह ने। ठीक है, जो हमारी महाभारत है वो किसने ट्रांसलेट करी है, ठीक है, जो महाभारत है वो अबुल फजल, बदायूनी और फैजी ने। रामायण जो है वो बदायूनी, अर्थवेद बदायूनी और हाजी इब्राहिम, सॉरी अर्थवेद में सॉरी गलती हो गई, हाजी इब्राहिम, हाजी इब्राहिम। ठीक है, गीता को जो ट्रांसलेट कर रहा था वो दारा शिकोह ने करा, उपनिषद भी दारा शिकोह ने करा। देखिए 2 पुस्तक और हैं, नल लीलावती, नल दमयंती, नल दमयंती प्लस लीलावती। इन दोनों पुस्तकों को जो ट्रांसलेट करता है वो है फैजी। ठीक है, तो भाई साहब मैंने क्या कहते हैं आपको सारी बातें बता दी। कुछ छूटा होगा तो वो कमेंट कर देना, उसकी छोटी सी वीडियो मैं तुम्हें बना के दे दूंगा, और कुछ बच रहा होगा तो मुगल सल्तनत यहीं पे ख़त्म होती है। इसके बाद मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न हिस्ट्री आपकी स्टार्ट होगी। मॉडर्न हिस्ट्री से पहले एक और टॉपिक है आपका मराठा साम्राज्य, वो आधा मॉडर्न में भी जाता है आधा मेडाइवल में भी जाता है, तो उसको भी हम कवर करेंगे। अगला जो टॉपिक है आपका मराठा साम्राज्य होने वाला है। और आज हमने क्या करना है, टोटल मुगल सल्तनत को कवर कर लिया, दिल्ली सल्तनत हमने कवर कर ली। तो अगर क्लासेस अच्छी लगी हो और अब तक की जो मैंने कंटेंट दिया वो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।